हाँ जी बच्चों, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूनिट 4 चैप्टर 2। चैप्टर का नाम ऑल्टरनेटिंग करंट है और लेक्चर नंबर 4 है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे पहले डिस्कस कर रहा हूं, तब चैप्टर अब आगे बढ़ सकता है। तो जरा ध्यान से सुनना बेटे, ठीक है। देखो, जो डीसी होती थी ना, डीसी डीसी समझते हो, डायरेक्ट करंट, यानी बैटरी वाली करंट। तो डायरेक्ट करंट को कंट्रोल करने के लिए हम पे एक ही चीज होती थी, वो होती थी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो करंट कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो करंट बढ़ जाएगी। तो हमें कंट्रोल सिर्फ किससे करना होता था? रेजिस्टेंस से, ठीक है। लेकिन एसी में तीन चीजें रेजिस्टेंस जैसा व्यवहार कर सकती हैं। यानी करंट को कंट्रोल करने के हम पर एक उपाय नहीं है, तीन उपाय हैं। एक उपाय रेजिस्टेंस है, दूसरा उपाय सेल्फ इंडक्टेंस, शॉर्ट में इंडक्टेंस कह लो, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा है तुमने, कैपिटल एल। ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, इसका व्यवहार भी एक तरह के रेजिस्टेंस जैसा होता है। मैं आपको अभी प्रूफ भी करूंगा और डिटेल भी समझाऊंगा इसकी। एक और चीज है जो करंट को कंट्रोल कर सकता है। कौन सी करंट को? एसी को। और उस चीज का नाम है कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब करंट को कंट्रोल करने के हम पर कितने हथियार हैं? तीन, एसी को कंट्रोल करने के, है ना। एसी के रास्ते में रेजिस्टेंस लगाकर भी उसे कंट्रोल कर सकते हो, इंडक्टेंस से भी कंट्रोल कर सकते हो, कैपेसिटेंस से भी कंट्रोल कर सकते हो, और इनके कॉम्बिनेशन से भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आर और एल मिलाकर लगा दो, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, तो भी इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। या आर के साथ सी मिला के लगा दो, आर सी लगा दो, तो भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। या आप एलसी लगाकर भी कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि ये आगे आएगा एलसी सर्किट, तो वहां बताएंगे। इससे जनरली कंट्रोल वैसे हम करते नहीं हैं, है ना। ये ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने के काम में आता है। और आप तीनों से भी कंट्रोल कर सकते हो, तीनों को ही लगा दो, एल सी आर, है ना, तो भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास कितनी चीजें हो गई? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह तरीके हैं करंट एसी को कंट्रोल, ऑल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए। अब बेटे मैं ना बारी बारी से एक एक सर्किट, एक एक चीज को कंसीडर करूंगा। तो सबसे पहले हम कंट्रोलिंग करने जा रहे हैं जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है। सबसे आसान सा ही है ये। तो देखो बच्चों, तो हम आर सर्किट को कंसीडर करने जा रहे हैं, यानी कंट्रोलिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बाय यूजिंग ए रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है। तो देखो बच्चों, आर सर्किट, आर सर्किट या रेजिस्टेंस ओनली सर्किट, कई लोग कह देते हैं रेजिस्टेंस ओनली सर्किट, यानी ऐसा सर्किट एसी का जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है। डायग्राम में समझ लो, बड़ा आसान सी बात कह रहा हूं। जैसे ये एक रेजिस्टेंस लगा है, ये बेटे हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, एसी सोर्स। इस तरह से बनाते हैं, बैटरी जैसा नहीं बनाते हैं जैसे आप वहां बैटरी बनाते थे पहले ऐसे करके। ये डीसी सोर्स है, एसी सोर्स को इस तरह से बनाते हैं। तो ये है एसी सोर्स, अंदर जो बना हुआ है वो एसी का सिंबल है, ऐसे करके बनाते हैं, थोड़ा बड़ा करके बना दे रहा हूं, ये ऐसे बनाते हैं, राइट। ये बना हुआ है, ये क्लियर है, ये है। अब देखो बेटे, हम करेंगे क्या? सबसे पहले इसमें हम वोल्टेज की इक्वेशन लिख लेंगे और करंट की इक्वेशन को डेराइव करेंगे। उससे कुछ सूचनाएं मिलेंगी जिन्हें हम इकट्ठा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मान लो, लेट द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इज, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इज, आसान सी मानो, E बराबर
ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे वोल्टेज की इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई का नाम जानते ही हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ई नॉट का नाम जानते ही हो, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओमेगा जानते ही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी इज टाइम। अब देखो बच्चों, तुमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ क्या होता था? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बताओ जरा, क्या होता था ओम्स लॉ? याद आ रहा है? अच्छा बताओ क्या होता था। V बराबर आई आर, यही तो होता था। V बराबर आई आर, तो I बराबर होता है V अपॉन आर। अब पूरे चैप्टर में हम क्या करते हैं बताओ भाई, बोलो। है V की जगह हम E लिख रहे हैं, है ना, वोल्टेज को E से लिख रहे हैं, इस तरह की E से। तो बताओ फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर E अपॉन आर। क्लियर है? कौन से वोल्टेज हम नापते हैं? अगर कोई बच्चा और स्पेशली कहे तो वर्चुअल वोल्टेज हम नापते हैं। कौन से वोल्टेज? वर्चुअल वोल्टेज। ठीक है, ये सारी बातें भी हमें क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, रेडियो बोलो भाई क्या हो जाएगा। ई की वैल्यू लगा दो तो आई बराबर हो जाएगा, ई की यहां से वैल्यू लगा दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब बताओ E अपॉन आर तो I होता है, ये लिखा है E नॉट अपॉन आर, E नॉट अपॉन आर, तो E नॉट अपॉन आर हो जाएगा I नॉट। क्या हो जाएगा? I नॉट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ जरा मुझे। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। क्या इक्वेशन हो जाएगी? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वोल्टेज की फेज चेक करो। क्या बोला? वोल्टेज का फेज, PHASE, फेज चेक करो। तो साइन के आगे जो थीटा लिखा होता है ना, उसे ही फेज कहते हैं। तो साइन के आगे लिखा है ओमेगा टी, तो वोल्टेज की फेज है ओमेगा टी। करंट की फेज चेक करो, तो साइन के आगे जो ये थीटा सा लिखा है यही फेज कहलाती है, तो करंट की फेज भी ओमेगा टी है। तो देखो ओमेगा टी दोनों की फेज सेम है। इससे ये पता चला कि रेजिस्टेंस में, बोलो, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। क्या पता चला बताओ? रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे, नतीजा हमारे पास पहला निकल आया है। इन आर सर्किट, इन आर सर्किट क्या होता है बताओ? वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। दोनों सेम फेज में हैं। साइन के आगे लिखा हुआ थीटा, जिसे आर्गुमेंट भी कहते हैं, फेज भी कहते हैं, वो दोनों में एक सा है, यानी दोनों सेम फेज में हैं। राइट? इसका मतलब अगर मैं यहां फेजर डायग्राम बनाऊं, फेजर डायग्राम माने जो ये बताए कि वोल्टेज और करंट किस तरह से हैं। तो देखो बेटे, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज होगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा। कोई जरूरी नहीं है तुम इधर ही एरो बनाओ, किधर भी बना सकते हो। कोई बच्चा कि मैं तो सीधा ही बनाऊंगा, उसकी इच्छा है, पर जिधर वोल्टेज बनाओगे उसी दिशा में करंट को भी बनाओगे। क्लियर हो गया? ये फेजर डायग्राम हुआ। इसका मतलब ये है बेटा कि जैसे मैं अगर कहूं और थोड़ा समझाने के लिए कि ये वोल्टेज हैं, है ना, तो और मैं कहूं ये करंट है। ध्यान से देखो जरा, इस तरह से करंट है। इसका मतलब यह है
कि दोनों जब वोल्टेज जीरो पे होगा तो करंट भी जीरो होगी, जब वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा उसी समय करंट भी सबसे ज्यादा होगी। जैसे वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 220 वोल्ट है या 311 वोल्ट है मान लो, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर है मान लीजिए, तो इसका मतलब है बड़े से बड़ी करंट 10 एम्पियर होती है, तो जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगी। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ के अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचेगा, उसकी पीक वैल्यू 311 वोल्ट है, उसी टाइम में करंट भी बढ़कर पीक वैल्यू पर पहुंचेगी, दोनों पीक वैल्यू पर साथ साथ पहुंचेंगे। फिर जब ये जीरो होगा तो करंट भी उस समय जीरो हो जाएगी, राइट। फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में जब मैक्सिमम होगा उसी समय करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी, इस तरह की बात। यानी दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ जीरो होंगे, साथ साथ पीक वैल्यू पर पहुंचेंगे। ये जानकारी शॉर्ट में इस तरह से एरो लगा के दी गई है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी दोनों जीरो हैं तो एक साथ हैं, दोनों पीक वैल्यू पर हैं तो एक साथ हैं, इस तरह की बात। यह है फेजर डायग्राम। अब आता है आर सर्किट में ओम्स लॉ कैसे लगाते हैं। तो ओम्स लॉ लगाना तुम्हें आता ही है, तो ओम्स लॉ एक बार लगाना हर सर्किट में ही सीखना होता है। तो ओम्स लॉ इन आर सर्किट कैसे लगता है सीखो। V बराबर आई आर। अब कौन सा वोल्टेज हम नापते हैं, वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज ज्यादातर, तो ज्यादातर ईवी की जगह V की जगह EV आता है। EV का मतलब वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, I की जगह IV वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट और रेजिस्टेंस। तो ये हो गया ओम्स लॉ, EV बराबर IVR। आप कह सकते हैं सर आप E बराबर IR भी लिख सकते थे, वो भी ठीक है, पर बेटे ज्यादातर जो भी वोल्ट मीटर हैं या एमीटर हैं वो वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट को ही नापते हैं। तो इसीलिए मैंने उस बात को ध्यान रख के इस तरह से लॉ को लिख दिया है। क्या क्लियर हो गया है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये हो गया आर सर्किट, ठीक है। अब अगले में मैं आपको अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा एल सर्किट पर, फिर सी सर्किट पर और फिर इनके कॉम्बिनेशंस पर। इस वीडियो को यहीं फिनिश कर रहे हैं बच्चों। तो आर सर्किट तो क्लियर है। थैंक यू बच्चों।